नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है एक पिता का दिल रो रहा है। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी हमारी कहानियों का आनंद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। हेलो हेलो अंकित बेटा, हम पहुंचने वाले हैं। हमारी ट्रेन आउटर पर खड़ी है। अच्छा पापा, मैं भी निकलता हूं ऑफिस से, बस 10 मिनट में स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा। यह कहकर अंकित ने फ़ोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे राजेंद्र जी और उनकी पत्नी उर्मिला ने भी बड़े ही उत्साह से अपना बैग अटैची संभाल ली क्योंकि दिल्ली का स्टेशन आने वाला ही था। गाड़ी पटरी पर रेंगने लगी थी। उर्मिला ने बहुत गदगद होते हुए कहा, पता नहीं चला कि 5 साल कैसे बीत गए। लड्डू भी तो अब बोलने लगा है। राजेंद्र जी भी मुस्कुराकर बोले, हाँ, अगर उसने फ़ोन पर नहीं कहा होता कि दादाजी कब आओगे तो मैं नहीं आता। 5 साल में एक बार भी नहीं बुलाया अंकित और सलोनी ने। उर्मिला जी ने समझाते हुए कहा, ओफो, आप तो हर समय झुंझलाते रही रहते हो। अरे बच्चे अपने काम में बिजी थे, वह हमारी देखभाल कैसे करते। दोनों को ऑफिस जाना होता है, खाली घर में हम क्या करते। ठीक है, अब बुला लिया ना। फिर उर्मिला जी बोली, अच्छा जी सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी हो ज़्यादा टेंशन मत करना, दिल्ली का सिस्टम अलग है। तो राजेंद्र जी अपनी सीट से उठते हुए बोले, हाँ हाँ जानता हूँ, चलो प्लेटफॉर्म आ गया। और वह अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे की गैलरी में घसीटते हुए गेट की ओर चल दी। पीछे पीछे बैग और पानी की बोतल संभालते उर्मिला जी भी चल रही थी। 5 साल पहले अंकित और सलोनी ने दिल्ली में ही गुपचुप शादी कर ली थी। राजेंद्र जी और उर्मिला को जब पता लगा तो वे बहुत नाराज हुए थे। अब 5 साल बाद जब उनका पोता लड्डू 2 साल का हो गया तो उसके जन्मदिन पर एक ग्रांड पार्टी का आयोजन दिल्ली के एक बड़े होटल में किया जा रहा है। बहुत मनाया, कई कई बार दोनों ने सॉरी बोला। तब कहीं जाकर राजेंद्र जी और उर्मिला ने पार्टी में दिल्ली आने का मन बनाया था। लेकिन पक्का निर्णय उस समय लिया जब 2 साल के नन्हे लड्डू ने अपनी तोतली जबान में दादा दादी को इनवाइट किया और सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों ने रिजर्वेशन करवा लिया। राजेंद्र जी ने उर्मिला का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उतारा और अंकित को फ़ोन करने लगे। बेटा, हम प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं, तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो। अंकित ने उत्तर दिया, पापा बस आधा घंटा लगेगा। आप वेटिंग रूम में बैठिए, चाय वाय पीजिए, मैं ऑफिस से निकलता हूं। तुम अभी तक ऑफिस में से ही नहीं निकले हो। तुम तो कह रहे थे कि 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। राजेंद्र जी को झुंझलाहट आ रही थी तो अंकित ने बहाना बनाया, अरे पापा, एक इम्पोर्टेंट फाइल साइन करनी थी, बस निकल ही रहा हूँ, 20-25 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा। यह कहकर अंकित ने एक बार फिर फ़ोन काट दिया। राजेंद्र जी बड़बड़ाते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। अभी तक जनाब ऑफिस से नहीं ही निकले हैं, अभी आधा घंटा लगेगा, पहुंचेंगे करीब 1-1.5 घंटे में। ऑफिस यहाँ रखा है, हद है। उर्मिला जी बोली, ओफो, अब क्यों बड़बड़ा रहे हो, आ जाएगा, काम कर रहा है, घूम तो नहीं रहा। तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है। राजेंद्र जी नाराज होते हुए कहने लगे, तुम हमेशा अंकित का पक्ष लेती हो। अरे जब उसे मालूम था कि हम आज आ रहे हैं तो क्या गाड़ी नहीं भेज सकता था। और फिर जब पार्टी आज है तो एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती थी। उर्मिला जी बोली, छुट्टी की क्या ज़रूरत है, पार्टी एक होटल में, सब कुछ तैयार करना तो होटल वालों का काम है, उसे क्या करना है, बस पैसा ही तो देना है। राजेंद्र जी झुंझलाते हुए बोले, बस माँ बाप रिश्तेदार सब जाए भाड़ में और खुद मज़े करते रहो। उर्मिला जी ने बात काटी, अच्छा बस करो, किधर जाना है। राजेंद्र जी बोले, इधर चलो, प्लेटफॉर्म नंबर 1 इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही है। राजेंद्र जी सूटकेस घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद राजेंद्र जी ने फिर अंकित को फ़ोन किया। हेलो, कहाँ हो बेटा। अंकित ने जवाब दिया, बस पापा अभी पहुँचा हूँ, ऑफिस से निकल चुका हूँ, जरा होटल में कुछ एडवांस देकर स्टेशन पहुँच रहा हूँ। फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए राजेंद्र जी को खामोश देखकर उर्मिला ने कहा, क्या हुआ,
राजेंद्र जी के चेहरे पर उदासी की लकीरें खिंच गई और वह बोले, अभी होटल जा रहा है एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएगा। उर्मिला जी आश्वस्त होते हुए बोली, चलो ठीक है, आ जाएगा ना। वैसे अभी 11:30 ही तो हुआ है, पूरा दिन पड़ा है, पार्टी तो शाम 7 बजे से है। लगभग 1 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे ऊँघने लगे थे। राजेंद्र जी ने फिर अंकित को फ़ोन किया। बहुत देर तक घंटी बजती रही और कोई उत्तर नहीं मिला। 2-3 बार फ़ोन करने के बाद भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो राजेंद्र जी झल्लाते हुए बोले, अब फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। उर्मिला ने राजेंद्र जी को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हो, ट्रैफिक में फंसा होगा, गाड़ी चलाए कि फ़ोन उठाए। अब राजेंद्र जी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। आधे घंटे में आ रहा हूँ बोल रहा था और 1.5 घंटा हो चुका है, क्या तरीका है, दिल्ली का ट्रैफिक मालूम है, खाम खा नाराज हो रहे हो आप। आ जाएगा। उर्मिला ने कहा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। राजेंद्र जी ने झट से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ कहाँ हो? अंकित ने उत्तर दिया, अरे पापा सॉरी, मैं जाम में फंसा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं सलोनी को फ़ोन कर देता हूँ, वह आपको लेने आ जाएगी, उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है। राजेंद्र जी ने बेटे को फटकार लगाते हुए कहा, जब उसका ऑफिस पास है तो पहले नहीं कर सकता था उसको फ़ोन? ठीक है करो, हम भी बैठे बैठे थक चुके हैं, राजेंद्र जी ने कहा और फिर उर्मिला जी के पास आकर बेंच पर बैठ गए। प्रतीक्षा करते करते 1 घंटा और बीत गया। लगभग 2 बज चुके थे। भूख भी लगने लगी थी, धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। झुंझुलाते हुए राजेंद्र जी ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है, ऑफिस पास है तो भी ऑफिस तक नहीं आ पाई देवी जी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया है ये बड़े शहर वाले भी। अरे हमें पता भी नहीं बताया, वरना हम खुद ही पहुंच जाते। उर्मिला जी समझाने लगी, आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो, अपना काम एकदम छोड़कर कोई कैसे आ सकता है? आ जाएगी, वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे, अब तक तो केवल फोटो में ही देखा है। अच्छा अब कुछ खा लीजिए। कहते हुए उर्मिला ने पूरी, आलू और अचार डिस्पोजल प्लेट में लगाया और पूरी की प्लेट राजेंद्र जी के सामने बढ़ा दी। भूख जोरों की लग रही थी, अतः सब कुछ भूल कर राजेंद्र जी ने पूरी, आलू खाए, पानी पिया और 1-1 कप चाय का ऑर्डर देकर फिर इंतजार करने लगे। 2:45 बज चुके थे पर अभी तक कोई भी नहीं आया था। राजेंद्र जी ने फिर फ़ोन किया तो अंकित ने कहा, अरे पापा मैं तो समझ रहा था कि सलोनी आपको ले आई होगी, मैं तो बड़ी मुश्किल से जाम से निकलकर घर की तरफ जा रहा हूँ, मैं अभी सलोनी से बात करता हूँ। फ़ोन कट गया। राजेंद्र जी एकदम शांत होकर बैठ गए। उर्मिला बेंच पर पैर पसार चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद फिर अंकित का फ़ोन आया। हेलो पापा जी, सलोनी पहुंच रही है अभी, आप इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच जाइए। राजेंद्र जी ने झटपट उर्मिला को उठाया और अपनी अटैची, बैग आदि संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच गए। लगभग आधा घंटा तक खड़े खड़े थकने के बाद ही पास पड़ी बेंच पर बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले, लो 3:30 बज गया और अभी तक हमारी बहू नहीं आई। इन लोगों को बुजुर्ग माँ बाप की कोई चिंता है ही नहीं। राजेंद्र जी ने उर्मिला जी की तरफ देखा, तुम्हें क्या हुआ, आर यू ओके? उर्मिला जी बोलिए। पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा। उर्मिला ने दर्द के कारण मुंह बिगाड़ते हुए कहा। राजेंद्र जी चिंतित होते हुए बोले, अच्छा चलो वेटिंग रूम में चलो, वहीं लेट जाना, जब सलोनी आएगी तो यहीं बुला लूँगा। अरे उसका नंबर तो पूछा ही नहीं अंकित से, और दोनों वेटिंग रूम की ओर चल दी। उर्मिला को बेंच पर लिटाना चाहा, लेकिन तब तक अन्य यात्री आकर बैठ चुके थे, अतः केवल बैठने का ही स्थान शेष था, जिस पर उर्मिला बैठ गई। राजेंद्र जी ने सलोनी का फ़ोन नंबर पूछने के लिए अंकित को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल बताता रहा। थक कर वह भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। उर्मिला के चेहरे से पता लग रहा था कि उनकी तकलीफ बढ़ रही। अब राजेंद्र जी परेशान हो रहे थे। एक बार फिर अंकित को फ़ोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक नारी सवर ने फ़ोन पर प्रश्न पूछा। बेटा मैं अंकित का पापा बोल रहा हूँ, तुम सलोनी हो ना? यस आई एम सलोनी बोल रही, पर मैं आपको नहीं जानती, और यह अंकित कौन है? सॉरी रॉन्ग नंबर। फ़ोन कट गया।
राजेंद्र जी हैरान व परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो अंकित के नंबर पर उससे बात हो रही थी, अब अचानक यह रोंग नंबर कैसे हो गया? उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। उर्मिला भी अब तक कहराने की स्थिति में आ चुकी थी। उन्हें धैर्य बांध कर कुछ दवाइयां लेने वह स्टेशन के बाहर निकल आए। यहाँ वहाँ देखा कोई मेडिकल स्टोर नजर नहीं आया। आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूरी पर एक मेडिकल तक पहुंचे, लेकिन उसने ऐसे कोई भी दवा देने से मना कर दिया और पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। राजेंद्र जी दुखी तो हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए और जेब से फ़ोन निकालकर फिर से अंकित को फ़ोन किया। हेलो अंकित बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सॉरी रोंग नंबर सुनकर वह चुप हो गई। रुआसा चेहरा लिए वे स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट गए। उर्मिला अभी तक कहरा रही थी। राजेंद्र जी को देखकर पूछने लगी, कितनी देर में आएगा अंकित? राजेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया, बहुत दर्द है? हाँ में सिर हिलाने के बाद उर्मिला ने पूछा, कितनी देर? चलो बाहर किसी डॉक्टर को दिखा दूं। पता नहीं क्या हो गया अचानक। उर्मिला की बात काटते हुए राजेंद्र जी उन्हें उठाने लगे। उर्मिला जी बोली, अरे अंकित कब आएगा? आप कहाँ परेशान हो रहे हो? अंकित को आने दीजिए, वही दिखा देगा। राजेंद्र जी ने उर्मिला से बिना नजरें मिलाए कहा, पता नहीं कब आएगा और तुम कब तक दर्द सहती रहोगी। चलो बाहर चलो, कोई ना कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। उर्मिला चलने को खड़ी हुई पर लड़खड़ा कर फिर बैठ गई। नहीं चला जा रहा था, लगता है पैरों में जान ही नहीं रही। राजेंद्र जी चिंतित स्वर में बोले, अरे हिम्मत तो करो, आओ मैं पकड़ लेता हूँ। उर्मिला ने कहा, नहीं रहने दो, मुझे लिटा दो बस। उर्मिला ने आंखें बंद कर ली और बेंच पर ही लुढ़कने लगी। राजेंद्र जी बहुत विचलित हो गए। जैसे तैसे उर्मिला को लिटाकर फिर फ़ोन निकाला और न चाहते हुए भी नंबर मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल ही सुनते रहे। लाचार मजबूर राजेंद्र जी की आंखें उर्मिला के दर्द में डूबे चेहरे पर पड़ते ही भर आई। उनकी इस हालत को वेटिंग रूम का सहायक बहुत देर से देख रहा था। वे रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि वह उनके पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल जी, कोई परेशानी है क्या? राजेंद्र जी ने गीली आंखें लिए भराए गले से सारा हाल सुनाया। सहायक बोला, अरे अंकल आप किस चक्कर में पड़े? यह दिल्ली, आपका बेटा और बहू कोई आपको लेने आने वाला नहीं है। आप मेरी सलाह मानो, पहले आंटी को डॉक्टर को दिखाओ, फिर गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाओ। यह दिल्ली जितनी बड़ी है, यहाँ के लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। सहायक चला गया। राजेंद्र जी उसकी बातों को याद करके सोचते हुए उर्मिला के चेहरे को देखते रहे। लगभग 10 मिनट बाद वह सहायक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयां लिखकर राजेंद्र जी को पर्चा पकड़ा दिया। राजेंद्र जी ने डॉक्टर से फीस पूछी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माता पिता की तरह हैं, आपसे कैसी फीस? आप जल्दी मेरे साथ चलकर दवाइयाँ ले लीजिए, मेरा मेडिकल स्टोर भी यही पास में है। राजेंद्र जी डॉक्टर के पीछे जाने को उठे, तभी सहायक ने कहा, अंकल आप आंटी के पास बैठिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाता हुआ देखकर राजेंद्र जी को आश्चर्य हो रहा था कि इस शहर में जहाँ अपने भी बेगानों जैसे हो गए, ये बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। राजेंद्र जी उर्मिला के पास बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद सहायक लौटा और उसने दवाइयाँ राजेंद्र जी को दे दी। राजेंद्र जी ने उर्मिला को उठाया और दवाइयाँ दी। सहायक अभी तक पास में खड़ा था। उसने राजेंद्र जी से कहा, अंकल आप बरेली से आए हो ना? हाँ, आज सुबह ही तो। राजेंद्र जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए कि सहायक ने कहा, जी मैंने देखा था अंकल, वही गाड़ी अभी 1 घंटे बाद इसी प्लेटफॉर्म से वापस जाएगी। यदि आप मेरी सलाह माने तो वापस चले जाइए, क्योंकि आपको लेने यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले आपकी ही तरह एक अंकल आंटी पंजाब से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिन तक अपने बेटे का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया और अंत में उन्हें भी वापस जाना पड़ा। वैसे यदि आप चाहे तो मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए, मैं आपको आपके बेटे के पास
पास पहुंचा दूंगा। वह बात पूरी नहीं कर पाया था कि राजेंद्र जी ने जेब से 500 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा, दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट ले आना। नोट लेकर सहायक चला गया। उर्मिला को दवाई से आराम मिलने लगा था। बरेली की ओर वापस जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बैठाकर सहायक ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट और फल उर्मिला को दे दिए। उनके पास बैठकर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी कि तभी फोन की घंटी सुनकर राजेंद्र जी ने फोन उठा लिया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? अंकित फोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर, कहकर राजेंद्र जी ने फोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेजी से पास होते हुए स्टेशन को देखने लगे। राजेंद्र जी के बहू और बेटे के स्टेशन पर न पहुंचकर उनको स्टेशन पर परेशान होने देने के बाद राजेंद्र जी दोबारा अंत में बेटे के फोन पर सॉरी रॉन्ग नंबर कहते हुए उनका दिल कितना रो रहा होगा। इसके बाद राजेंद्र जी ने अपने बेटे से सभी रिश्ते खत्म कर दिए और अपने घर वापस पहुंच गए। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।